नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकोई पहाड़ियों पर स्थित नहीं है। पटकोई पहाड़ियाँ जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद हो गया मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम। यहाँ पर ये पटकोई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो नागालैंड में पाई जाती हैं, मणिपुर में पाई जाती हैं, मिज़ोरम में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी जो फैलाव है वो यहाँ तक है और त्रिपुरा में इसका फैलाव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों या जनजातियों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम की पहचान करें। यहाँ पर 4 जनजातियाँ दी गई हैं, खासी, गारो, नागा, जयंतिया। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि मेघालय जो राज्य है वो गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय का ही अंग हैं और इन्हीं के बीच में जो है मौसिन राम बसा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पर होती है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर ये जनजातियों के नाम भी है। उसके बाद नागा जो जनजाति है ये जनजाति पाई जाती है नागालैंड में। तो गारो, खासी, जयंतिया फिर नागा। तो इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही, गारो, खासी, जयंतिया और फिर नागा। तो इस प्रकार से ये पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम जाएंगे तो हमें इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। विचार करें आप। चास्कर रेंज दे रखी है, यहाँ लद्दाख रेंज दे रखी है, धौलाधार रेंज दे रखी है और कराकोरम रेंज दे रखी है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हम मैप बनाते हैं तो इस प्रकार से तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ये कराकोरम है। अगर हम यहाँ पर लें तो ये वाली जो रेंज है ये कराकोरम हो गई। उसके बाद हो गई नीचे नेक्स्ट रेंज यहाँ पर, उसका थोड़ा सा नीचे। तो कराकोरम के बाद हो गई जास्कर। तो यहाँ पर K2 है जो सबसे ऊंची चोटी है। फिर जास्कर हो गई। फिर जास्कर के बाद यहाँ पे नीचे लद्दाख हो गई। लद्दाख के बाद ये पीर पंजाल हो गई और पीर पंजाल से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पर जो है ये धौलाधार है। तो अगर हमें इन पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ किधर होता है ऊपर, तो नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। तो सबसे पहले आ जाएगी धौलाधार, फिर आ जाएगी यहाँ पर पहली पंजाल दे रखी है, यहाँ दे रखी है ये लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कराकोरम। तो सबसे पहले हो जाएगी ये धौलाधार 2, फिर हो जाएगी 1, फिर 3, फिर 4, फिर ये दूसरे नंबर पर हो जाएगी, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगी, ये चौथे नंबर पर हो जाएगी दक्षिण से उत्तर में। तो 2, 1, 3, 4 ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय जो है ये पूरा का पूरा जो है ये 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है बल्कि ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है। तो एक तरफ अगर हम लेंगे जम्मू कश्मीर टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी से लेकर के लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड के बाद में नेपाल देश है वहाँ पर भी फैला हुआ है। फिर उसके बाद में एक तरफ आता है सिक्किम, तो सिक्किम के साथ पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र फैला हुआ है। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनमें भी जो है ये हिमालय फैला हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी हिमालय का ही एक हिस्सा है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है।
पश्चिमी घाट ये 5 राज्यों में नहीं फैला है, ये 6 राज्यों में फैला है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये सही है। केवल तीसरा इसका जो है ये आंसर बी वाला हो जाएगा, ये सही है। अब इसमें अब पश्चिमी घाट को ले लेते हैं। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है इसको देख लेते हैं। तो पहला तो है सबसे पहले गुजरात में फैला हुआ है। दूसरा ये पश्चिमी घाट गुजरात से के नीचे आता है महाराष्ट्र। तीसरा उसके बाद में कर्नाटक। फिर चौथा गोवा, गोवा भी इसके बीच में, गोवा भी हो गया। उसके बाद केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, ये राज्य जो है ये फैले हुए, ये पश्चिमी घाट जो है इन तक फैला हुआ है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है पश्चिमी घाट की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है काल सुबई। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि पश्चिमी घाट जो है वो पूरी तरह से एक है। पूर्वी घाट जो है वो वहाँ, उसमें पूर्वी घाट में बीच बीच में कटाव है। पश्चिमी घाट को लेकर के एक बात होती है कि इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चांगला दर्रे दे रखे हैं, चांगला जम्मू कश्मीर में ही है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में ही है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। लेकिन सैला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में है मानाला, थागला, नीतिला, लिपुलेख, ये उत्तराखंड में दर्रे हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा से याद रखिएगा 2 नदियां जो हैं वो निकलती हैं। एक निकलती है रावी, दूसरी है व्यास। ठीक है, व्यास कुंड से व्यास निकलती है रोहतांग दर्रे से, और रावी जो है वो भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय दर्रों का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पे शिवकीला दर्रा दे रखा है। तो शिवकीला दर्रा जो है हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और डोंकिया दर्रा, ये 3 दर्रे जो हैं वो सिक्किम में हैं। सिक्किम में बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख ये दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। अब हमको इसको आप पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर लगा लीजिए। तो पश्चिम में सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, तो वो आएगा हिमाचल प्रदेश। फिर आएगा उसके बाद में सिक्किम, उत्तराखंड आएगा। यानी 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। जंजीरा, उडुपी, ओरविले और टुटिकोरन। जंजीरा और उडुपी जो है ये जंजीरा जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। उडुपी कर्नाटका में है। ओरविले ये पौंडीचेरी में है। और टुटिकोरन ये तमिलनाडु में है। तो चूंकि हमें पश्चिमी तट पूछा है तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, छोटा अंडमान द्वीप कौन सी जनजाति के अधिवास के लिए प्रसिद्ध है। छोटा अंडमान द्वीप जो है ये ओंग जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो है ओंग जनजाति इसमें निवास करती है।
जरावा, जारना, सेंटिलीज और सैम्पिन, ये कुछ जनजातियां हैं जो भी अंडमान निकोबार में निवास करती है। लेकिन ओंग जनजाति के लिए छोटा अंडमान द्वीप प्रसिद्ध जो है माना जाता है, प्रसिद्ध है उसके अधिवास के लिए। अब इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से द्वीप हैं। तो सबसे ऊपर हो गया ये उत्तरी अंडमान हो गया, फिर उसके बाद बीच में मध्य अंडमान है जो सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद दक्षिणी अंडमान है, अंडमान। उसके बाद फिर लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान। ये तो हो गए अंडमान के, ये द्वीप हो गए। अंडमान निकोबार लगभग जो है 500 से ज़्यादा द्वीप है इनमें पूरे में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। मध्य अंडमान जो है ये सबसे बड़ा है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक जो है वो, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक अंडमान निकोबार की, वो उत्तरी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान में है। उसके बाद में लिटिल अंडमान पड़ता है। फिर इन दोनों के बीच में ये 10 डिग्री की चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर निकोबार में सबसे ऊपर जो है वो कार निकोबार है। एक मिनट, चलो इसी से कर देते हैं, कार निकोबार। फिर बीच में है लिटिल निकोबार और सबसे उसमें नीचे में है तीसरा, ये है ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से ये बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये जो द्वीप है ये सभी जो है ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं और नीचे श्रीलंका है। पाक जल संधि जो है, पाक स्ट्रेट, वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो यहाँ पे श्रीलंका तो ऑप्शन हट जाएगा। अब आते हैं ग्रेट निकोबार की बात आते हैं। तो सुमात्रा जो है सबसे पश्चिम में जो द्वीप है वो इंडोनेशिया का द्वीप, वो सुमात्रा है। तो सुमात्रा के पास जो है ये ग्रेट निकोबार है। लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से, सुमात्रा से ग्रेट निकोबार की। जावा जो द्वीप है यहाँ पर सर्वाधिक लोग जो है वो निवास करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री भी है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं पूरे विश्व में। बोर्नियो, ये इसके बाद सुमात्रा के बाद जावा आता है, जावा के बाद बोर्नियो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा बोर्नियो जो है ये अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अब इसमें देखिए पश्चिमी तटीय मैदान है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। अब इसमें यहाँ पर ये केरल है, केरल वाला ये तट है, ये मालाबार बोला जाता है। और किसी किसी बुक में यहाँ पे कनारा तट ये बोला जाता है या फिर कर्नाटक का तट बोला जाता है। तो इसको जो है कर्नाटक तट भी बोल देते हैं लोग इसको। तो अगर कर्नाटक तट बोल रहा है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उत्तरी कोंकण है और दक्षिणी कोंकण है। इसको पूरे को ये जो है यहाँ पे ये बटा हुआ है, ये पूरा गोवा से लेके नीचे की तरफ में ये दक्षिणी कोंकण है, दक्षिणी कोंकण। या तो आप दक्षिणी कोंकण कह लीजिए, वो सही है, और नहीं आप कर्नाटक तट को अगर आप मान रहे हैं तो कर्नाटक तट मान सकते हैं। फिर उसके बाद उत्तरी कोंकण है। तो यहाँ पर
कर्नाटक तट। अब उत्तरी भाग क्या है, तो उत्तरी भाग जो है इसका मालाबार तो होगा नहीं। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु में है। ये जो तट है यहाँ से तमिलनाडु का जो तट है ये वाला, ये कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल। और उसके ऊपर वाला ये उत्तरी सरकार कहलाता है, उत्तरी सरकार। ठीक है। अब कोंकण तट की बात हो गई, तो पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग जो होगा, उत्तरी भाग कौन सा होगा, कोंकण होगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। कर्नाटक तट भी नहीं, कोरोमंडल भी नहीं, मालाबार भी नहीं। ठीक है। और ये तट जो है ये मालाबार कहा जाता है, केरल वाला। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं, कोरल द्वीप, कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है कि मूंगा की चट्टानें होती हैं। तो मूंगा जो है उसकी चट्टानें होती है, तो मूंगा जो है अपने आसपास जो है ये वाइट तरह की लेयर, सफ़ेद लेयर जमा करता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, चूने की लेयर होती है, CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना लिख देते हैं, चूना की लेयर होती है। और वो लेयर जो है ऊपर से वो कोरल का उससे कोरल रिलीफ का निर्माण करती है। तो ये जो कोरल आइलैंड है भारत में, ये लक्षद्वीप को पूरी तरह से ये कोरल आइलैंड बोला जाता है। लक्षद्वीप में जो है कोरल सबसे ज़्यादा मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये कोरल आइलैंड लक्षद्वीप होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये 4 सिटी है और ये किस राज्य में है उसके बारे में बताया गया है। तो औरंगाबाद आंध्र प्रदेश दे रखा है इसमें, पालनपुर गुजरात दे रखा है, हुबली महाराष्ट्र दे रखा है और गुंटूर उड़ीसा दे रखा है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में ना होकर के आप लोगों को पता ही होगा कि ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर औरंगाबाद में ही अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। पालनपुर ये गुजरात में ही है, सही है इसका ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा। गुंटूर ये आंध्र प्रदेश में है और हुबली ये जो है कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं, पंजाब नहीं लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, राजस्थान लगता है और झारखंड भी लगता है। टोटल कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, टोटल 8 राज्य हैं। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश के बगल से जो है जो दूसरा लगता है राज्य वो है उत्तराखंड। उसके बाद तीसरा जो है बिहार, चौथा जो है झारखंड, पांचवा जो है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर सातवां हिमाचल प्रदेश, और फिर आठवां जो है वो है पंजाब। इसमें लगता नहीं, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, और एक हो गया वो हो गया हरियाणा। इसको हाँ, हरियाणा। ये जो राज्य हैं 8 राज्य ये लगते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से। तो इसमें पहला नहीं होगा, 2 3 4 ऑप्शन सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन ये जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपति प्रथा का पालन करती है। बहुपति प्रथा का पालन कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा पति जो होते हैं महिलाओं के, तो वो बहुपति प्रथा बोली जाती है। तो उसमें जो है कौन सी जनजाति जो है वो पालन करती है। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में है, यही इसका पालन करती है। और टोडा जनजाति जो मेनली जो है ये बहुपति विवाह प्रथा का पालन करती है। सरहुल त्यौहार
ये किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार जो है ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा हो ये जो जनजातियां हैं इनके द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। इसमें संथाल शामिल नहीं है। हालांकि मुंडा हो ये और ये संथाल जनजाति जो है ये तीनों झारखंड की हैं, लेकिन फिर भी जो है मुंडा जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? ये मैंने अभी बताया आपको कि ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया था सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगिरी यहाँ पे दे रखा है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत ये जो है नीलगिरी पर्वत जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं वहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही ऊटी जो है यह ऊटक मंडलम जिसको कहते हैं, ऊटी सर्वोच्च चोटी, इसमें जो है ये चोटी जो है ऊटी ये नीलगिरी पर्वत में ही है। दो दो बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है। और दक्कन के पठार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो नीलगिरी पर्वत की जो ये यहाँ पे जो है जो दो दो बेटा जो है वो सर्वोच्च चोटी है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी वो अनाई गुड़ी बोली जाती है जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। फिर कार्डमम है, कार्डमम श्रेणी है, कार्डमम जो है सबसे नीचे पे जो है वो अन्नामलाई के बाद कार्डमम के बाद अन्नामलाई जो है वो पड़ती है पर्वत श्रेणी। तो दक्षिण इसमें अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर जो है ये ऊपर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम, इस तरह से ये पड़ती हैं। और जावेदी, सेवराय ये सभी जो है तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो इसमें जो है ये आंसर हो जाएगा इसका सह्याद्री। ये पश्चिमी घाट को जो है यहाँ पे आके जब पश्चिमी घाट मान लीजिए यहाँ पे नीलगिरी है ये, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये यहाँ पर आकर मिलते हैं, ये नीलगिरी पर्वत चोटी नीलगिरी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है। तो जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शांत घाटी भी यहीं पर, ऐसे साइलेंट वैली जो है यहीं नीलगिरी में है। फूलों की घाटी भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल ये है देवप्रयाग। अब अलग अलग संगम स्थल हैं, आप जैसे उसके बारे में बात कर लें तो सबसे पहले मान लीजिए देवप्रयाग को ले लें, तो ये अलकनंदा प्लस भागीरथी है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। इसको प्रयाग, ये दोनों नदियों का संगम जो है वो अलग देवप्रयाग में होता है। फिर उसके बाद मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी है। मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है केदारनाथ, इनके बीच में जो है रुद्रप्रयाग है। उसके बाद कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी है, वो कर्णप्रयाग में पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग होगा, देवप्रयाग हो गया, और उसके बाद में विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग तो बताएंगे। एक और प्रयाग है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग जो है नंद प्रयाग ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी है, यहाँ पे मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी की नाम आता है। फिर विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग जो है विष्णु प्रयाग पड़ता है, ये धौली गंगा है और विष्णु गंगा है, धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी है, उनके संगम पर पड़ता है विष्णु गंगा। तो ये 5 प्रयाग हैं, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, मिलान करने के लिए भी आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फिलहाल देवप्रयाग। और उत्तराखंड में ही जैसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो देवताल झील जो है वो सबसे ऊंची झील बोली जाती थी अभी तक,
लेकिन अब जो है चोलामू झील जो है सिक्किम में है, वो सबसे ऊंची झील है। तो चोलामू झील, गुरुडोंगवार झील ये जो है सिक्किम में ही स्थित है। तो चोलामू झील को सबसे ऊंची झील जो है इस समय वो कही जाती है, भारत की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए या विचार करें। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक है और प्राणहिता गोदावरी की सहायक है। वैनगंगा, पैनगंगा, भद्रा ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी की सहायक हैं। वंशधारा नदी ये उड़ीसा में बहती है, ये सहायक नहीं है। और पेन्नार नदी ये केरल में बहती है, ये भी सहायक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसमें डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है। तो तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या है? तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र नदी के समान ही है। तो समान ही है, यहाँ पे क्या है? तो ये तो गलत हो गया। ये सिक्किम से होकर बहती है, ये ठीक है, लेकिन इतना ये गलत हो गया, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है रंगीत नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है, ठीक है, और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ये भी ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट जो है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गलत है। तीस्ता नदी जो है वो पहले ही जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बोली जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो इसमें केवल 2 यानी बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है नेशनल पार्क दे रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो है राज्य दे रखे हैं। कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है इसको हमें बताना है या मिलान करना है। तो इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में हो गया। बनेरघट्टा ये कर्नाटक में है। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में महाराष्ट्र में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में पड़ता है। तो हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो इसमें 3, 4, 2, 1 ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नगर है या शहर का नाम है, दूसरी तरफ किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पिछली बार पूछा जा चुका है, पिछले 1-2 सालों में। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सहायक नदी दे रखी है, दूसरी तरफ मुख्य नदी दे रखी है। चंबल इसमें दे रखा है चंबल नर्मदा की सहायक है, ये गलत है। किसकी सहायक है चंबल? चंबल यमुना की सहायक है, यमुना नदी की सहायक है। सोन नदी ये गंगा की सहायक है, यहाँ पर यमुना दे रखा है, ये गलत हो गया। मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ये सही हो गया। तो पहला दूसरा गलत है, केवल तीसरा जो है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन एक यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए भारत में स्थित प्राकृतिक स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को का मुख्यालय आप लोग जानते हैं, ये यूएन की संस्था है और उसका मुख्यालय पेरिस में है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान ये शामिल है। सुंदरवन राष्ट्रीय अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल ये भी शामिल है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य वो भी असम में पड़ता है, ये भी शामिल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अधिनियम दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो किस वर्ष अधिनियम जो है वो बने, वो कानून बने वो दे रखा है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में बना।
आप लोग को अच्छी तरह पता है इसके बारे में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। 1988 में जो है वन संरक्षण अधिनियम को जो है संशोधित किया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में बना। और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये पहले बना था 1974 में। फिर एक और पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके बाद जो है 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना, तो जैव विविधता अधिनियम बना, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो उसको भी याद रखिएगा, इन दोनों को ये अलग से मैंने बताए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का दूसरा, दूसरा पहला, फिर चौथा तीसरा, दूसरा पहला फिर चौथा तीसरा। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो जगह दे रखे हैं जहाँ पे वो संस्थान लोकेटेड है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रख लीजिएगा कि भारतीय वन संस्थान पूछा जाएगा तो देहरादून होगा उत्तर, और लेकिन वन प्रबंधन की आ जाएगी बात, यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट की आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। फिर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कोयम्बटूर में है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए का चौथा, फिर 1 2 3 4 1 2 3, यानी सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो सही है कि नहीं है। गर्म पानी अभ्यारण्य असम, ये सही है, गर्म पानी असम में है। महावीर अभ्यारण्य ये गोवा में है, ये भी सही है। जल्दापारा अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये उड़ीसा में नहीं, यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो कौन सा और से युग्म सही सुमेलित है, तो पहला और दूसरा यानी बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है, कारक है या उत्तेज्य कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा जो गैस है वो या कंपाउंड है जो कि जब धुआं लगता है आंखों में तो जो है उसको आंखों को प्रभावित करता है। तो पहला तो जो है ओजोन दे रखा है, तो ओजोन ये नहीं है आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन जो है ये जो है एक तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है, ओजोन लेयर। और उसके बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो ये पॉल्यूटेंट है, तो ये जो है मेनली जो है अम्ल वर्षा के लिए कारक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन का मिशन इसमें से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारक होती है। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये सही आंसर है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अब यहाँ पे लेह और श्रीनगर की बात आती है, तो लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। अब उसके बाद यहाँ पे बनिहाल दर्रा दे रखा है, तो जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। और ये जो है ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है। उसके बाद जैसे पीर पंजाल दर्रा है, तो ये पूरी तरह से जो है ये जम्मू कश्मीर में है, JNK और टेरिटरी में है, UT में है। रोहतांग दर्रा ये इम्पोर्टेंट है, रोहतांग दर्रा जो है ये लेह को मनाली से जोड़ता है, मनाली है, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही जो है उसका सुमेलित नहीं है। तो इसमें जेमू ग्लेशियर दे रखा है,
तो जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम में है, ये सही है। सोनापानी ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। रूपल ग्लेशियर ये कश्मीर में है, ये भी सही है। कफनी ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में है, ये लद्दाख में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर, वो लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर अवस्थित है, यानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर अवस्थित है। मैंने बताई है अभी हाल में आपको कि दक्षिणी अंडमान में ये लोकेटेड है, ये जो है स्थित है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से रोहतांग दर्रे से निकलने वाली नदियां हैं। तो अब जरा सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं हम लोग। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी जो है वो, ये नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से तिब्बत में। दूसरी नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज, ये नदी जो है ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उसके बाद रावी नदी है, रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद रोहतांग दर्रे से निकलती है, फिर रोहतांग दर्रा। ठीक है। उसके बाद में व्यास नदी जो है ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। फिर उसके बाद चिनाब और झेलम है, झेलम जो है ये वेरीनाग झील है, वहाँ से निकलती है। और उसके बाद चिनाब जो है ये बड़ा लाचला दर्रा जो है वहाँ से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है यहाँ पे रावी और व्यास जो है ये दो नदियाँ जो हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगी। रावी और व्यास ये दोनों जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है, हाँ ये है, बिल्कुल सही है। तवा नदी नर्मदा की सहायक है, ये भी है। और टोंस नदी जो है ये गंगा की सहायक है, यमुना की सहायक नहीं है। तो टोंस जो है ये गंगा की सहायक है। फिर मूसी नदी ये कृष्णा की सहायक है, ये भी सही है। हैदराबाद जो है इसी के किनारे जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जलप्रपात दे रखे हैं, दूसरे दे रखे हैं, उनके राज्य दे रखे हैं। इसके साथ साथ नदियाँ भी हम बताते चलेंगे, कौन सी नदी के किनारे जो है नदियाँ, नदी लिख देते हैं नदी कि कौन से नदी किनारे पर। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में है। धुआंधार ये मध्य प्रदेश में है। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है। और चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में है। अब बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये इंद्रावती नदी जो है वहाँ से ये निकलती है। जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी से जो है ये निकलता है। और धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी का जलप्रपात है, नर्मदा नदी का। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में मांडवी नदी है, उसका जलप्रपात है। चूलिया जो है ये राजस्थान में स्थित है, ये चंबल नदी पर स्थित है।
तो ये 4 जलप्रपात जो हो गए इसमें। अब राज्य के हिसाब से तो 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 यानी पहला वाला ए ऑप्शन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सोचिए को सोचिए तो सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ वन दे रखे हैं, दूसरी तरफ वृक्ष दे और पौधे दे रखे हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जाते हैं, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है ये, और ये पृथ्वी पर ये मान लीजिए 0 डिग्री लाइन जो है ये भूमध्य रेखा जो है ये है। यहाँ पर जो है वर्षा सर्वाधिक होती है, सूर्य जो है वो लंबवत लगभग लंबवत जो है चमकता है। तो इसमें तापमान भी जो तापांतर है वो जो है ज़्यादा नहीं होता है, और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो वर्षा के आधार पर जो है हम लोग वर्गीकरण करते हैं वनों का। तो जैसे जैसे हम ऊपर नीचे जाते हैं 23.5 डिग्री पर जाते हैं कर्क रेखा, फिर यहाँ पे मकर रेखा, और फिर 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है। तो पहले उष्ण कटिबंध रहता है, फिर उपोष्ण आता है, फिर शीतोष्ण कटिबंध आता है। तो इसी प्रकार से ये पृथ्वी पर ये अलग अलग वनस्पति होती हैं। तो पहले सदाबहार होते हैं, वन होते हैं, ये लंबे होते हैं, इन पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, और इसमें जो है इन वनों में जो है सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं होती है। ये बहुत ही ऐसे वन होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एक तरह से घने घने बसे हुए वन होते हैं। उसके बाद में तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी तो कहा जाएगा कि ये सदाबहार वन वहाँ पे होते हैं। पर्वतों में भी ऐसा ही है, पर्वत पर भी ऐसा ही है। अगर हम पर्वत की बात करें तो सदाबहार वन कहाँ पे होते हैं, नीचे में ये यहाँ पे सदाबहार वन हो गए। फिर सदाबहार के बाद में जो आर्द्र पर्णपाती वन हो गए, फिर शुष्क पर्णपाती वन हो गए। यहाँ पे ये आर्द्र पर्णपाती वन हो गए, ये शुष्क पर्णपाती वन हो गए, और उसके ऊपर जो है ये यहाँ पे टैगा जलवायु आ जाती है। तो टैगा वन हो गए, यानी क्या पर्णधारी वन हो गए। और उसके ऊपर जो है ये सबसे ऊपर ये घास भूमियाँ हो गई, यानी सवाना की घास भूमि जैसे है, तो वैसे ही घास भूमियाँ हैं अलग अलग जगह की मैंने बताई हुई हैं। तो ये घास भूमियाँ हो गई, लाइकेन हो गए, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, और सबसे उसके ऊपर जो है ये बर्फ़ होती है। तो ये टैगा और फिर टुंड्रा जलवायु। तो उसी प्रकार से वन जो है पर्वतों पर, जैसे जैसे पर्वत पर हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो पर्वत पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वन भी परिवर्तित होते हैं। तो सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो सदाबहार वन है। फिर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रही है तो पर्णपाती वन है, और उनमें भी 100 से 150, 150 से 200 बोल लेंगे। तो एक तरफ जो है पहले आर्द्र पर्णपाती वन आ जाएंगे जिसमें 150 से 200 होती है, फिर 100 से 150 बोल देंगे तो ये होगा शुष्क पर्णपाती वन। फिर उसके बाद में 50 से 100 वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर्णपाती वनों के बाद ये कोणधारी वन आ जाएंगे, टैगा वनस्पति आ जाएगी। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो 70 से 50 ले लेते हैं हम लोग, 70 से 50 सेंटीमीटर तक एक तरफ जो होते हैं ये कांटेदार वन, और मरुस्थलीय वन जो होते हैं वो 70 सेंटीमीटर की वर्षा अगर हो रही है तो कांटेदार वन हो जाते हैं, और 50 सेंटीमीटर पे तो निश्चित बात है कि मरुस्थलीय वनस्पति होती है तो कांटेदार वन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग सदाबहार वन दे रखे हैं, कौन कौन से वन जो है कौन कौन सा वृक्ष उनमें होता है। तो सदाबहार वन जो है ये सिनकोना वृक्ष जो है सदाबहार वन का उदाहरण है। सिनकोना से जो है ये जो है कुरैन गोली जो बनती है वो सिनकोना की पेड़ की छाल से बनती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और सदाबहार वन में महोगनी है, ओक है, और रोजवुड है, एबोनी है। फिर उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये आंवला जो है ये आर्द्र पर्णपाती वन होता है। अब इसमें जो है कि वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। शुष्क पर्णपाती वन में अकेसिया और अमलतास दे रखा है। तो यहाँ पर अमलतास जो है ये शुष्क पर्णपाती वन में अमलतास हो जाता है।
ये आ गया आर्द्र पर्णपाती वन में आ गया आंवला, फिर शुष्क पर्णपाती वन में अमलतास, और फिर मरुस्थलीय वन में अकेसिया। तो मरुस्थलीय तो इसमें शुष्क पर्णपाती वन में जो होते हैं साल, सागौन, शीशम, ये जो है एक तरह से आर्द्र पर्णपाती वन है। और अगर शुष्क की बात करेंगे तो इसमें शुष्क पर्णपाती वनों में जो है आ जाएगा कि जैसे जिनमें जो है नीम आ जाता है, आम आ जाता है, ये शुष्क पर्णपाती वन भी होते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय वनों में कांटेदार वन जो होते हैं, जैसे खजूर हो गया, बेर हो गया, कीकर हो गया, खेजड़ी हो गई, और उसके साथ साथ जो है बबूल हो गया। तो ये जो है सभी जो है ये मरुस्थलीय वन में आते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 जो है ये बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जब हम वनों पे आएंगे, जब हम अलग अलग जब ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी को जब पढ़ाएंगे भारत के भूगोल में ही, तो जब वनों पे आएंगे, जब कौन कौन से वन जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसको डिटेल में हम उस पूरी चीज़ को समझाएंगे, जलवायु का चैप्टर से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल जो है इतने क्वेश्चन मैंने अभी इस वीडियो में कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का ही जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।